अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, आज की ही न्यूज़पेपर है, यानी 3 सितंबर 2024 की। इसमें सीटों की संख्या, एग्जामिनेशन डेट की बात कही गई है और इसके बाद हमने यहाँ 70 बीपीएससी के लिए जो एवरीडे का प्लान होना चाहिए वो हमने लिखा है। देखिए, प्लानिंग ये इंडिकेटिव है, आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको लिखा है और इसमें आपको लगेगा कि एक ही दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट आपको पूरा सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रैशनल क्या है कि ऐसा बनाया गया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये तो आपको पता चल गया होगा कि 17वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन 17 नवंबर को होने जा रही है। तो 2.5 महीना का समय बचा हुआ है और मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी टाइम जितना दिखता है आप उसको उतना मानकर ना चलें, हमेशा उसमें से 20% टाइम कम करके चलें, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके प्लानिंग में गड़बड़ हो जाती हैं या कुछ ना कुछ आप ऐसी इंसिडेंट हो जाएंगी जिसमें आपका समय चला जाएगा, तो फिर वो दो डेट एक्सटेंड करेगा नहीं। तो बेसिकली आपको मानकर चलना है कि 60 डेज ही है एट मोस्ट, ठीक है। तो एट मैक्स 60 डेज है और उसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि 800 जो वैकेंसी है वो बीपीएससी को मिल चुकी है एंड देर आर फ्यू डिपार्टमेंट्स जहाँ से अभी वैकेंसीज आनी बाकी है। और ऐसा लिखा गया है कि एक सप्ताह आप मानकर चलें, करीब करीब 14-15 तारीख तक नोटिफिकेशन आने की जो है वो चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन भी 17 नवंबर को लेना है, फॉर्म भी भरा जाना है। कुछ लोग पूछ रहे थे पिछले वीडियो के कमेंट्स में कि फॉर्म जो है आ गया है क्या। देखिए, अभी फॉर्म नहीं आया है, जिन लोगों को नहीं पता है तो। हाँ, यहाँ पे हम 17वीं बीपीएससी का एवरीडे का प्लान देखते हैं। ये जो ऑर्डर है ना, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है, जिस इंपॉर्टेंस में बीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, हमने उसी को ध्यान में रखा है। जैसे जो हमारे कोर एरियाज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशंस, तो उनको हमने पहले लिखा है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ करंट अफेयर्स, तो मैंने लिखा है कि मॉर्निंग 1 आवर ना। इसके पीछे लॉजिक है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है, 6 से 7 घंटे का आप नींद लिए होते हैं, तो उस समय आप नोट्स बनाने वाला काम ना करें, उस समय आप रिवीजन का काम करें, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में रिटेंशन की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। बट जब आप पूरे दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जब आप फ़ोन पे बातें करते हैं, उसके बाद जो हमारी मेमोरी होती है उसको स्टोर करने में थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस होता है। तो अल्टीमेटली तो एग्जामिनेशन हॉल में जो आप याद किए हो वही काम आएगा। तो कहूँगा कि मॉर्निंग एवरी डे 1 आवर तक आप रिवीजन पे फोकस करें। आप चाहें तो इसमें 15 मिनट न्यू करंट अफेयर्स को अगर आपको लगता है कि नोट डाउन करना है तो यू कैन अलोकेट दैट टाइम, बट नॉट मोर देन दैट। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेली 2-2, 3-3 घंटे करंट अफेयर्स नोट करते हैं और साल भर ऐसा करते हैं। दैट्स नॉट अ वाइज आइडिया। वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ पे तो महारत हासिल कर लोगे ना, बट अल्टीमेटली आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, करीब 10 सब्जेक्ट्स हैं, और उन सारे पे अगर आप प्रोपोर्शनेटली टाइम नहीं दोगे तो फिर आपका मिसमैनेज होगा। नोबडी नोज कि करंट अफेयर्स में से कितने क्वेश्चन आए, और आए भी तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाओ या नहीं कर पाओ। तो आपको अपने रिस्क को बेसिकली डाइवर्सिफाई करना है, एक सेक्टर पे आप फोकस नहीं करेंगे, राइट। नाउ साइंस में अब जनरल साइंस से हटकर तो नहीं कहेंगे, बट इसको एक्सपैंड करके और साइंस एंड टेक के पोर्शन को इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या हम जो पहले अगर लूसेंट की किताब पढ़ते थे साइंस के लिए, तो क्या उसको पढ़ना छोड़ दे। दैट इज़ नॉट एन एडवाइजेबल ऑप्शन फ्रॉम माई साइड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या घटना चक्र पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड अभी भी वहीं से आएंगे, राइट। आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा करना है कि आपको विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन होता है, तो मंथली मैगजीन का जो केवल साइंस एंड टेक पोर्शन है, आपको वहाँ से करना है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि विजन आईएएस का मंथली मैगजीन का साइंस एंड टेक, दूसरा इकोनॉमी, एंड इफ टाइम परमिट्स तो आईआर, नॉट इन ए डिटेल्ड वे। बस आप आईआर का जो वाई दैट न्यूज़ वाज देयर इन द न्यूज, या फिर अबाउट जो सेक्शन होता है कि जैसे इफ देर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या कोई अपॉइंटमेंट्स हुई है या कोई सबमिट हुआ है, इस तरह की चीज़ों पे बेसिकली न्यूज़ पार्ट पे आप फोकस करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट्स, कंक्लूजन प्रीलिम्स में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नाउ
आप 45 मिनट्स का टाइम जनरल साइंस को देंगे और 30 मिनट्स का टाइम आप साइंस एंड टेक को, जो विजन की करंट अफेयर्स है, आप उसको पढ़िए। डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। यहाँ आपका करंट भी हो गया, यहाँ आपका साइंस, और ये दो बहुत ही कोर एरियाज हैं। यहाँ से आप मान सकते हैं करीब 30 सवाल एवरेज में ले रहा हूँ, और 30 सवाल 60 सवालों का वेटेज है। तो करीब 150 सवाल में 60 सवाल, यानी कि 40% का वेटेज आपका यहीं से कवर हो गया। और आपने टाइम जो है यहाँ पे मैं सबका बताते जा रहा हूँ। जैसे कि अगला है हमारा हिस्ट्री। तो इतिहास में मॉडर्न आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, 30 मिनट्स का आप डेली टाइम देंगे। मॉडर्न के लिए कई लोग पूछते रहते हैं, तो मॉडर्न के लिए ऑफकोर्स आप राजीव अहिर की जो किताब है उसको आप पढ़ेंगे, या फिर अगर आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं तो बिपिन चंद्रा सर की जो किताब है मॉडर्न इंडिया, तो साथ में आप लूसेंट भी कर लेंगे। मतलब बिपिन चंद्रा सर का किताब पढ़ते हैं तो साथ में लूसेंट भी कर लेंगे तो ठीक रहेगा। नाउ अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हैं तो, बट आई वुड एडवाइज कि यू शुड गो विद स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड डेटाज हैं, और इनफैक्ट आपको मेंस तो लिखना ही है, तो वो एडवाइजेबल है। इनफैक्ट बिपिन चंद्रा सर का भी की जो किताब है वो मेंस के लिए बहुत एडवाइजेबल है। नाउ मिडीवियल इंडिया के लिए बेसिकली आपको, और एंशिएंट इंडिया के लिए नॉट डेली, नॉट ऑन द डेली बेसिस, बट एक दिन मिडीवियल इंडिया और एक दिन एंशिएंट इंडिया आपको करना है। ऑल्टरनेट डेज पे मैंने लिख दिया है। तो बेसिकली एनसीईआरटी को करें, बट एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, तो आपको बेसिकली वन लाइनर कोई भी बुक फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि लूसेंट की, क्योंकि कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो केवल एनालिसिस वाले किताब में नहीं दिया होता है, तो और वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो वहाँ से आपका कवर होगा। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिहार के करंट अफेयर्स के लिए मैंने वीक में 2 बार आप करें, और 30 मिनट्स का करेंगे तो आप हो जाएगा। और इसके लिए अपने चैनल पे ISPCS फैक्ट्री पे अभी 3 वीडियो हमने अपलोड किया है, और इसके लिए आप टेंशन मुक्त रहें। इसके लिए हम पूरी वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे। बिहार करंट अफेयर्स के लिए जितनी भी सोर्सेस हैं, आई विल ट्राई टू कंपाइल दैट, और इसके लिए आपको कहीं अदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ प्रॉमिस करूँगा जो संभव हो पाएगा। उसके आगे अगर कुछ करा दिया तो करा दिया, वरना आप वेट नहीं करेंगे, राइट। नाउ स्टैटिक पोर्शन है, इसमें 30 मिनट्स का आप टाइम एवरी डे देंगे। बिहार का स्टैटिक पोर्शन है, और इसके लिए मैंने अपलोड किया है 20 टॉपिक्स को, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको दे भी देता हूँ। ये टॉपिक्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस हैं। इन टॉपिक्स को आप देखें, इनसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि बिहार की रिवर्स हैं, तो रिवर्स पे हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस तरह से करके जो ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स हैं, या फिर मान लीजिए हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं बिहार से, उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने कौन सी मैगजीन्स निकाली, उन्होंने कौन सी इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर कौन से पोस्ट को उन्होंने होल्ड किया, इन चीज़ों पर सवाल बनते हैं। नाउ ज्योग्राफी बेसिकली आपको 11th एंड 12th क्लास की पढ़नी है। 12th क्लास का जो हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे आप कहते हैं, और 11th का फिजिकल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल ज्योग्राफी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और ह्यूमन ज्योग्राफी में थोड़ा सा ना जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी को, फिजिकल ज्योग्राफी को डेली 1 घंटा का 11th क्लास की जो 2 बुक्स हैं उनको आप टाइम दीजिए, और ऑल्टरनेट डेज पे आप ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़िए। डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, देखिए इसका जो स्टैटिक पोर्शन है आप कर लेंगे खुद से। बाकी जो जैसे बजट है, तो यूनियन का बजट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया है, इसका PDF आप वहाँ से डाउनलोड करें जिन छात्रों को नहीं पता है, और वीडियो भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और मुझे लगता है रिस्पांस बहुत कम है, और जब रिस्पांस कम रहता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम रहता है, और फिर हमारी गति धीमी हो जाती है। तो हम कहेंगे आप भी अपना थोड़ा रिस्पांस दिखाएं, और जल्दी से आप इन चीज़ों को कवर करें। लास्ट मोमेंट के लिए किसी भी चीज़ को ना छोड़ें। तो बजट, यूनियन बजट प्लस बिहार का हम दोनों कवर करेंगे। यूनियन का तो कर दिया है, बिहार का करेंगे। और जो इकोनॉमिक सर्वे है ये भी यूनियन का और बिहार का, ये आप टोटली रिलाई कर सकते हैं इस पर। साथ में हम गवर्नमेंट स्कीम्स को भी कवर करेंगे, ये बिहार का और यूनियन का। एक चीज़ मुझसे पूछा जाता है कि कब कवर करेंगे, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, मैं कवर कर दूंगा। एग्जामिनेशन की इतना मुझे पता है, एग्जामिनेशन जब आपका 17 है ना, तो उससे 20 दिन पहले तो सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे। तो आप बाकी पोर्शंस को कवर करें, और मैपिंग पे मैं कुछ क्लास लूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैपिंग कहाँ से करें, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एटलस देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। तो हम ट्रेंड एनालिसिस करके और उसके बाद मैपिंग पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स है बिहार का,
कि एक जगह उसको मैं कंपाइल करूँगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, तो इन चीज़ों के लिए आप टोटली रिलाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जैसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है तो वो आप खुद से करेंगे। इफ़ टाइम परमिट्स मैं कोशिश करूंगा, बट मैं आई एम नॉट एश्योरिंग राइट नाउ, क्योंकि फिर वो सुसाइडल होगा, आप वेट करें और फिर तो दिक्कत होगी। तो आप अपने खुद से करें। अगर हम अपलोड भी करेंगे कुछ वीडियोस तो आप बस रिवीजन के लिए मान लेंगे। तो नाउ ये तो आपका हो गया। और ये इकोनॉमी का थोड़ा वेटेज कम होता है, बट ये जो पोर्शंस होते हैं ना, इनसे डेफिनेटली सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट ईयर भी आपने देखा, ट्रेंड पूछा, गवर्नमेंट की स्कीम्स पे फोकस था, तो यहाँ से आप कवर कर लेंगे। नाउ पॉलिटी भी बहुत मेजर सेक्शन तो नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है कि नॉट एवरीथिंग। तो आप सेलेक्टिवली जो चैप्टर्स हैं हमने कई बार प्रोवाइड भी किया है, तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट है, प्रियम्बल है, डीपीएसपी है, फेडरलिज्म है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो तीनों ऑर्गन्स हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, इनसे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं कई बार उनको आपको मिलान करने को दिया जा सकता है अब। तो इन चीज़ों को आप अल्टरनेट डेज पे 30 मिनट्स का टाइम दें, फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रोसीजर्स पे। कोई जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में जैसे कि 0R है या फिर क्वेश्चन आर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कैसे डिफरेंट है। जैसे क्वेश्चन आर है कि जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो जो पहला 1 घंटा होता है जिसमें कि एमपीज मिनिस्टर्स से उनके डिसीजंस के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब होता है क्वेश्चन आवर, इसमें क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो किसी भी तरह का हो सकता है। आपको जैसे 0R है तो इसको कहा जाता है कि ये इंडियन इनोवेशन है। ये कहीं भी जो लोकसभा का या राज्यसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर या कंडक्ट ऑफ बिजनेस या फिर किसी भी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसी तरह जैसे मान लीजिए जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा कि व्हिप क्या होता है, व्हिप कौन इशू करता है, क्या व्हिप के बारे में संविधान में मेंशन्ड है या कोई पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट है, नहीं ऐसा नहीं है, ये कन्वेंशन के आधार पर है। इसी तरह आपको पूछा जा सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे जैसे जब आप मेंस देंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड कि इनकी क्या फंक्शंस हैं। यहाँ फंक्शंस वगैरह तो नहीं पूछेंगे। जैसे फंक्शन क्या होता है कि क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अगर उनमें लगता है, ऑल्टरनेटिव ओपिनियन देते हैं। बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाई गई हैं, तो उन बॉडीज़ में जैसे कि मान लीजिए सीवीसी है, सीआईसी है, तो उन बॉडीज़ में ये एक मेंबर होते हैं जब सिलेक्शन पैनल बनता है, तो जिसमें प्रधानमंत्री भी एक मेंबर होते हैं और अलग अलग बॉडीज़ में फिर अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो मेरा कुल मिला के कहना ये है ना कि जितनी भी इस तरह के आपको टर्मिनोलॉजी दिखती है, व्हिप है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, या लीडर ऑफ द हाउस है, या जो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, खासकर जो 3 कमिटीज़ फिनेंशियल कमिटीज़ हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, इन कमेटी को आप पढ़ लेंगे। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स का कैसे इलेक्शन होता है, जो स्पीकर है ये हमेशा चर्चा में रहता है। 2 तो ऐसे पोस्ट हैं, स्पीकर, गवर्नर और सीएजी, 3। इनको तो आप बहुत बढ़िया से करेंगे। ऐसे ऐसे मैं कह रहा हूँ ना कि टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये टॉपिक्स हमेशा चर्चा में रहते हैं। ठीक है। नाउ स्पीकर जब पढ़ेंगे तो स्पीकर प्रो टेम एक टर्म मिलेगा, आप उसको भी करेंगे क्योंकि इस साल जो है लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था। नाउ मैथमेटिक्स में मैंने लिखा है कि देखिए 10 क्वेश्चंस आते हैं और केवल मैथ्स नहीं होता, बेसिकली उसमें रीजनिंग भी होता है। तो आप 2 चैप्टर्स भी करते हैं और बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं नहीं इसमें, बेसिकली 7 से 8 ही चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और उतना आप कर लेते हैं अलजेब्रा वाला, तो उतना आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है या नंबर सिस्टम है, तो इन चैप्टर्स को आप किसी भी बुक से, सिर्फ इन चैप्टर्स को, जो चैप्टर्स हैं, जैसे आप नहीं कोई बुक मिलती है तो आप RS अग्रवाल से ही सिर्फ इन चैप्टर्स को कर लीजिए। PYQ देखिए लास्ट 5 ईयर्स में जिस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं बस उन चैप्टर्स को कर लीजिए। कुछ रीजनिंग के सवाल हल कर लीजिए, क्योंकि देखो हल अगर आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि ब्लड रिलेशन का कुछ सवाल है, सपोज करो अगर किसी को लगता है कि नहीं आता है तो नहीं आ सकता है, ये लॉजिक गलत है। जैसे मान लो कि ब्लड रिलेशन का उन्होंने या डायरेक्शन का उन्होंने कोई सवाल पूछ दिया, तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहते हैं ना, तो जो माइक्रो सेकेंड या फ्यू सेकेंड्स का जो टाइम होता है ना वो कम लगता है, तो वो आप अच्छे से कर पाओगे ना। वो एक होता है PYQ, क्या करना है इसको,
देखो बहुत ज़्यादा पीछे जाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि 60-62 के बाद जो बीपीएससी हुई है आप वहाँ से चीज़ों को देख लें, और ख़ासकर जो 68 एंड 69 पे, मतलब 50% फोकस इधर रहेगा 60-62 से 67 तक, और 50% फोकस इनफैक्ट यहाँ 60-40 भी कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ट्रेंड पे जाना मुश्किल है बट ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। तो जब भी वेन एवर यू स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर यू शुड गो थ्रू दिस 68 एंड 69 पेपर कि क्या कोई क्वेश्चन है जो इससे पूछा गया है। नाउ मॉक टेस्ट आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, बिकॉज आई नो कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सॉल्व बहुत सारे मॉक टेस्ट, तो आप अपनी जो करंट स्टेटस है आप उसके अनुसार लगाएं। सपोज कीजिए कि अगर आपने 10-12 लगा लिए हैं तो आप ठीक ठाक स्थिति में हैं और अब आपको उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर बहुत कोई स्टूडेंट है जिसको अभी तक कोई मॉक नहीं लगाया है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको 50-50 क्वेश्चन करके और शुरू कर देना चाहिए, और वीक में एक बार तो कम से कम फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहिए। और अब फोकस होना चाहिए फुल लेंथ टेस्ट पे। सेक्शनल टेस्ट का उन्हीं लोगों के लिए मतलब है, जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट ने बोला कि मुझे ज्योग्राफी में दिक्कत है, तो अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी में दिक्कत है तो आप कोई 2-3 कोचिंग का आप सेक्शनल टेस्ट उठाएं, जो बेसिक बुक्स पढ़ने के बाद, डायरेक्टली नहीं, बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटी की है आप उसको पढ़कर और इन सेक्शनल टेस्ट को सॉल्व कर जाएं। जो भी गैप्स होंगे ना वो फिल हो जाते हैं, राइट। और यहाँ पे हो गए मॉक्स। बाकी जो एक इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए तो टाइम निकालना मुश्किल होगा, तो वो लोग यहाँ पे जो ये प्लान मैंने बताया है, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में ही जॉब करते हैं, पुणे में करते हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा शेड्यूल दिक्कत देगा। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप आवर्स में ना बांट करके, आप वैसे कोई भी कर सकता है ये, चूंकि उनके पास टाइम कम है, तो आप टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें और उन टॉपिक्स को अपनी थोड़ी सी इफिशियंसी लेवल बढ़ा करके, और 2 काम कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। एक, मॉर्निंग वाला टाइम आप यूज कर लें, दूसरा इवनिंग का टाइम है, ये तो मिल ही जाएगा। तीसरा काम ये हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको छुट्टी मिल जाए कुछ दिनों की, देखो मैं आइडियल बात नहीं करता हूँ, लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम यूटिलाइज करें आप। थोड़ी सी सोर्सेज को आप अगर चाहें तो मिनिमाइज कर सकते हैं, जहाँ पे भी अगर लगता है कि ओवरलैपिंग हो रहा है तो उस ओवरलैपिंग को आप हटाइए और सोर्सेज को मिनिमाइज कीजिए। और लास्ट मोमेंट पे कोशिश करें आप कम से कम 1 वीक या 2 वीक का अगर छुट्टी मिल जाता है, आप इधर अपना छुट्टी बचा करके, और क्योंकि इस तरह के क्वेरीज आते हैं तो लास्ट वीक में आप उसको कर सकते हैं। बाकी अगर पर्सनल क्वेरी होगा तो आई लुक इनटू दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।